सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण की 24वीं कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, जो भी महान भाव इस लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण को पूरा पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करके ऑनलाइन अपने घर पर ही बैठे बैठे संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ें। अस्तु, चलिए, गत कक्षा में मैंने जो आपको पढ़ाया था उससे आगे अब हम पढ़ना आरंभ करेंगे। गत कक्षा में हमारा अभी तत्पुरुष समास चल रहा है मित्रों, और तत्पुरुष समास के अंदर हमने गत कक्षा में आपको तद्धिता अर्थोपल समाहारे च ये पूरा सूत्र कंप्लीट कर दिया था। अब उसके आगे तत्पुरुष समास का जो भेद था, एक कर्मधारय तत्पुरुष समास बताया गया आपको और एक भेद बताया गया था द्विगु। तो ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। अब तत्पुरुष का ही ये आगे विशेष और विशेषण का एक समास आ रहा है, उसको आज हम पढ़ना आरंभ करते हैं। ये विशेषण और विशेष्य का आपस में समास होता है और समानाधिकरण का होता है, समानाधिकरण पदों का। तो इस सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। जो ऊपर हमने सूत्र पढ़ा था ये हम बता देते हैं, पहले ही आपको अनुवृत्ति पहले बता देते हैं। ये पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आती है, और समासः तत्पुरुषः सुप सहसुपा विभाषा आदि की अनुवृत्ति जो और अधिकार आ रहा है वो पूरा इसमें आएगा। ठीक है, तो आइएगा, सूत्र हमारे सामने महर्षि पाणिनि का सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। ठीक है, ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 57वां सूत्र है मित्रों। देखिएगा, विशेषणम, इसमें ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, विशेष्येण तृतीया विभक्ति एक वचनांतम, बहुलम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। कोई समास इसके अंदर नहीं। विशेषण आप जानते हैं कि जो किसी की विशेषता को बताए वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। तो उसको संस्कृत में यहाँ पर कहा है भेदक और भेद्य। विशेषण को कहा है भेदक और विशेष्य को कहा है भेद्य। भेदक इसलिए कहा है क्योंकि वो दूसरों से उसको अलग करता है, भिन्न करता है। ठीक है, जो विशेषण होता है, विशेषण का काम क्या होता है, वो अन्य पदार्थों से किसी विशेष को भिन्न करता है, अलग बताता है। जैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लाल कपड़ा, तो जो लाल कपड़ा, जो लाल गुण है, रक्त गुण है, वो क्या है, हरे पीले नीले से अलग कर रहा है। तो इसलिए वो क्या होता है, भेदक होता है। तो इसमें हम अर्थ देखते हैं, आइएगा, सरल है पूरा। भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बाहुलम प्रागवत्। जो भेदक माने विशेषण होता है, विशेषणवाची जो भी पद होगा, शब्द होगा, समर्थ सुबंत होगा, वो समर्थ सुबंत विशेष्य माने भेद्य, भेद्य माने विशेष्य के, और समानाधिकरण माने इसका इसके साथ में समानाधिकरण माने दोनों पदों के अंदर समान विभक्ति होनी चाहिए और दोनों किसी एक को ही कहने वाले हों। तो क्या है, बहुल करके, बहुल माने ये मानिएगा कभी समास को प्राप्त होता है, कभी नहीं होता है, 4 प्रकार का होता है, अभी मैं बताऊंगा। तो बहुल करके माने बहुल करके समास को प्राप्त होता है, और वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, ऊपर से विभाषा आ रहा था तो विभाषा के स्थान में बहुल कर दिया।
विभाषा का अर्थ होता है कि एक लौकिक विग्रह रहेगा और एक अलौकिक विग्रह वो एक समस्त पद रहेगा। परंतु बहुल का अर्थ है चार, मुख्य रूप से चार हैं। वो क्या है अभी हम आपको ये बतला देते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो ये भेदकम भेदेन समानाधिकरणेन बहुलम प्रागवत, माने विशेषण का समानाधिकरणवाची विशेष के साथ बहुल करके समास होता है, और वह कैसा होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब बहुल का मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूं, तब फिर हम आगे दूसरे की बात करेंगे। देखिएगा, स्मरण रहे कि बहुल के चार अर्थ होते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, नोट बना लेंगे जिसमें बहुल के क्या होते हैं, चार अर्थ। कहीं नित्य से प्रवृत्त होना, माने कहीं तो सूत्र नित्य ही कार्य करेगा, कहीं नित्य से अप्रवृत्त होना, अर्थात कहीं नित्य से वो सूत्र लगेगा ही नहीं, शर्त घट रही है फिर भी नहीं लगेगा। कहीं विकल्प से करना, और कहीं पर क्या विकल्प अर्थ एक बार कर दिया एक बार नहीं किया, और कहीं कुछ भिन्न अर्थात विचित्र सा ही कार्य कर देना। और क्या है चौथा है इसका कि वहां पर जो भी कुछ नहीं कहा है उससे कुछ भिन्न ही कर देना, वो वहां पर जो कहा जा रहा है उससे कुछ अतिरिक्त ही कर देना, अन्य ही कर देना। तो ये बहुल के चार अर्थ आपको ध्यान रख लेने हैं। क्या, कहीं नित्य से प्रवृत्त होना, कहीं नित्य से अप्रवृत्त होना अर्थ नहीं लगना, कहीं विकल्प से करना, और कहीं कुछ अलग ही कर देना। ठीक है, चलिएगा अब हम देखते हैं उदाहरण। ये आ जाइएगा, उदाहरण इसका दिया नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। इसका ये उदाहरण हुआ। ये क्या है, इसका विग्रह वाक्य, अलौकिक विग्रह। तो अलौकिक विग्रह दो प्रकार से करते हैं, अच्छा लगा करके भी कर देते हैं और बिना चके भी कर देते हैं। तो यहाँ बिना चके कर दिया है, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। वही उत्पल, उत्पल माने आपका जो फूल होता है, उत्पल माने कमल का, कमल कमल, ठीक है। उत्पल माने कमल, और नील, नील माने नीले रंग का, ठीक है। तो आप इसको क्या है दूसरे ये देखिएगा, तो ये तो ऐसा आएगा इसका, यही हम करेंगे नील, नील सु और उत्पल सु, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए नील सु उत्पल सु, उत्पल का अर्थ है कमल, वो कमल कैसा है, नीला। तो ये नीला, नीला क्या है, ये विशेषण है, इस कमल की विशेषता को बता रहा है कि ये कमल नीला है, काला पीला लाल नहीं है, कैसा है, नीला है। तो ये भेदक हो गया, दोनों में समान विभक्ति है और दोनों पद किसी एक ही पदार्थ को कह रहे हैं ना, कमल को कह रहे हैं। तो इसलिए क्या है, बहुल करके समास होगा, अर्थात यहाँ पर समास हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर दूसरे तरीके घटेगा, अर्थात एक बार हो जाना एक बार नहीं हो जाना, ठीक है। तीसरा वाला घटेगा अर्थ इसमें, बहुल का जो तीसरा अर्थ है ना, विकल्प से करना। तो अब यह नील और ये समास हो गया सूत्र से, समास होने से क्या हुआ, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपोधात प्रातिपदिक से लुक हो गया, ये हट गया, ठीक है। चलिए ये हट गया, ये आपका हट गया, तो क्या बना, नील और उत्पल। अब क्या है, यहाँ पर ये विशेषण हमने ये प्रथमा से निर्दिष्ट है, इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम,
और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक का पूर्व में आ गया, ये पूर्व में आ गया। तो अब इसको मिला दीजिएगा और गुण कर दीजिएगा, आध गुण से गुण हो जाएगा। गुण हो गया तो क्या बना, नीलोत्पल, ऐसा बन गया। अब इसको ये नपुंसकलिंग है, इसलिए क्या है यहाँ पर क्या है, सु आ जाए स्वादित्पत्ति और सु को अम हो जाएगा, अतोम और अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा, नीलोत्पलम। ये तो मैंने आपको मुख्य रूप से यहाँ इस सूत्र से समास हुआ है विशेष और विशेषण का, ठीक है। नीलोत्पलम का अर्थ है नीला कमल। तो ये तो हो गया। अब आपका जो मैं दूसरा विग्रह बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीलम च उत्पलम च लगा करके भी विग्रह कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं अलौकिक विग्रह। तो ये तो विकल्प हो गया, अर्थात यहाँ दोनों विग्रह वाक्य, यहाँ ये ऐसा अलौकिक विग्रह भी प्रयोग कर सकते हैं, लौकिक विग्रह और ये समस्त पद भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। चलिएगा अब आगे चलते हैं। बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम, ये बहुल कहा है इसलिए कहीं पर क्या है, नित्य ही होता है। विकल्प था, वो विकल्प को हटा दिया। बहुल के कितने अर्थ होता है, 4, तो इसलिए कहीं पर नित्य होता है। तो कृष्ण सर्पः, तो इसका क्या है, आप कृष्ण सर्पः ऐसा भिन्न भिन्न पदों में कहीं प्रयोग नहीं देखेंगे। ये हमेशा आप ऐसा ही देखेंगे, कृष्ण सर्पः, समस्त पद ही देखेंगे इसका। तो इससे नित्य समास हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्वचित न, और कहीं ये सूत्र प्राप्त होता है परंतु समास नहीं होता है, जैसे रामो जामदग्न्यः, ठीक है, रामो जामदग्न्यः। तो ये आपस में विशेष विशेषण है, समास प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर समास नहीं होता है, ये हमेशा अलग अलग ही प्रयोग होते हैं। तो ये बहुल पढ़ने का लाभ हो गया, ठीक है। यदि विभाषा करते तो इसी प्रकार से इसका भी समास हो जाता और विग्रह रहता ऐसा ही, और इसका भी विग्रह होना चाहिए था। परंतु बहुल कहने से क्या हुआ, कहीं होता है, कहीं नित्य होता है, कहीं विकल्प होता है और कहीं ये नहीं होता है, और कुछ विचित्र होता है। उसका उदाहरण यहाँ पर अभी नहीं दिया है। चलिए आइए, ये हो गया आपका विशेषणम विशेषण बहुलम। इसको ध्यान रखिएगा, इसका बहुत प्रयोग होता है, अर्थात साहित्य में इसका बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग दिखता है, विशेष और विशेषण के समास का। चलिए अब इसी से संबंधित एक सूत्र और बता रहे हैं यहाँ पर, उपमानानि सामान्य वचनैः, ठीक है। ये उपमानानि आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है, सामान्य वचनैः ये तृतीया विभक्ति बहुवचनांत है, कोई समास इसके अंदर नहीं है। उपमान और सामान्य वचन ये आपको समझना है, ठीक है। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, उपमान क्या होता है, सामान्य वचन क्या होता है, ठीक है। देखिएगा मित्रों, यहाँ चलिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। आइए देखिएगा, उपमा वस्तुओं से होती है, 3 वस्तुओं से होती है। जो उपमा तो हम जानते हैं, उपमा दी जाती है, क्या उपमा दी जाती है, वो 3 वस्तुओं से होती है। कैसे, उपमान, उपमेय और समानता। माने जब भी हम उपमा देते हैं तो 3 चीजें ये चाहिए, ठीक है। एक क्या क्या है, जिनके द्वारा किसी अन्य वस्तु की तुल्यता या समानता दिखाई जाती है उसको उपमान कहते हैं, ठीक है। अभी हम उदाहरण बताएंगे। उपमान किसको कहते हैं, जिसके द्वारा, जिनके द्वारा, कुछ भी कह दीजिएगा, के द्वारा किसी अन्य वस्तु की तुल्यता या समानता दिखाई जाती है उसको
उपमान कहते हैं। और जिनके लिए तुल्यता दिखाई जाती है वे उपमेय होते हैं, जिनके लिए, ठीक है। समानता और समानता क्या होती है? समानता उपमान और उपमेय में जो सादृश्य रूप होता है वह विद्यमान एक धर्म है समानता, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक है। एक उदाहरण है जैसे घन इव श्यामः घन इव श्यामः घनश्यामः कृष्णः ठीक है। ये है, देखिए घन का अर्थ क्या होता है? बादल। श्याम का अर्थ क्या होता है? काला, ठीक है। घन का अर्थ क्या है? बादल, मेघ जो काले का, और श्याम का अर्थ होता है काला। कृष्ण आप जानते हैं, कृष्ण आप जानते हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ही उदाहरण दिया है। अब हम श्री कृष्ण जी को की तुलना कर रहे हैं, उनकी अन्य किसी से समानता बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? घन से, माने मेघ से क्या है? मेघ से हम उनकी तुलना कर रहे हैं कि वो कैसे? मेघ से। परंतु मेघ का एक गुण ले रहे हैं, माने मेघ के समान कैसे? श्याम। क्या है? मेघ के समान श्याम, ठीक है। तो क्या है? जो मेघ के समान श्याम, ठीक है। तो क्या है? मेघ से हम कृष्ण को बतलाना चाह रहे हैं कि कृष्ण जी कैसे हैं? मेघ जैसे काले, मेघ जैसे काले। तो जिनके द्वारा किसी अन्य वस्तु की तुल्यता या समानता, क्या? जिसके द्वारा, तो घन के द्वारा, मेघ के द्वारा किसी अन्य वस्तु, माने यहाँ पर कृष्ण है अन्य वस्तु, तो क्या है? उसकी क्या कर रहे हैं? हम सदृशता दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये वाला जो सामान्य वचन होता है वो उपमान में भी होना चाहिए और उपमेय में भी होना चाहिए। यहाँ पर उपमान कौन है? घन, और उपमेय क्या है? कृष्ण। अब उनके अंदर जो सामान्य है, माने जो श्याम है वो घन के अंदर भी है, कृष्ण के अंदर भी है, माने काले श्याम कृष्ण भी है, काले मेघ भी है। तो सामान्य वचन क्या है? सामान्य वचन उपमान और उपमेय के अंदर, दोनों के अंदर होता है, तब ये सूत्र काम करता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा मित्रों कि उपमान क्या होता है। माने जिस वस्तु के द्वारा किसी अन्य की सदृशता या तुल्यता को दिखाया जाता है, ठीक है। तो जिसके द्वारा दिखाया जाता है उसको कहते हैं उपमान, और जिसका दिखाया जाता है वो कहते हैं जिसका मतलब जिनके लिए दिखाया जाता है या कृष्ण के लिए दिखाया जा रहा है वो उपमेय। और इन दोनों के अंदर जो धर्म विशेष होता है, माने श्याम धर्म, माने कालापन दोनों के अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, वो है सामान्य वचन। सामान्य माने वो दोनों के अंदर है। इतना मैंने अभी आपको समझाया। अब यहां पर देखेंगे हम तो आपको समझ में आएगा। चलिए आइए, ये देखिएगा। उपमान आपको समझ में आ गया। उपमानानी माने उपमानवाची, उपमान जिनके द्वारा हम उपमा देते हैं किसी को। और सामान्य वचन माने उपमान के अंदर भी होता है, और उपमेय माने जिसको देते हैं
के अंदर भी होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ विशेष और विशेषण का भाव नहीं है, या विशेष और विशेषण का समास नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये उपमानवाची शब्दों का सामान्यवाची के साथ समास हो रहा है। तो ये करेंगे उपमानानि समर्थानि सुबंतानि सामान्य वचनैहि समर्थैहि सुबंतैहि सह विकल्पेन समस्यते। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। दोबारा सुन लीजिएगा। समर्थानि उपमानवाच्य सुबंतानि सामान्य वचनैहि समर्थैहि सुबंतैहि सह विकल्पेन समस्यते स च तत्पुरुष समासः भवति। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका अर्थ देखिएगा। उदाहरण दिया है, अर्थ तो इन्होंने दिया ही नहीं, अर्थ तो मैंने बता दिया आपको। घन इव श्यामः घन श्यामः, वही उदाहरण मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर उपमान कौन है? घन से हम श्याम माने कृष्ण से, इसका अर्थ है कृष्ण। ठीक है, यहाँ आगे कृष्ण इसका वो है विशेष। ठीक है, तो माने हम कृष्ण की उपमा दे रहे हैं किससे? मेघ से। परंतु मेघ के किसके कारण से दे रहे हैं? जिस प्रकार से मेघ काला है उतने ही काले भगवान श्री कृष्ण जी। तो घना एव श्यामः घन श्यामः, मेघ के समान काले हैं जो वो कृष्ण, उनको क्या कहते हैं? घन श्यामः। तो ये हो गया आपका उपमानवाची। और ये श्याम माने काला, काला इनके अंदर, इसके अंदर भी है और भगवान कृष्ण के अंदर भी है। तो ये हो गया सामान्य सामान्य वचन। अब हम वैसे ही लगाते हैं दिखलाने के लिए अलौकिक विग्रह में। ठीक है, तो अब ये इसका हुआ। तो घन श्यामः कृष्ण, इससे समास हो गया। तो समास में हम कैसे रखेंगे? अब देखिएगा, यहाँ नीचे इन्होंने दिखा दिया है, वैसे हम ही देख लेते हैं। ये देखिए, बादल की तरह श्याम वर्ण वाला श्री कृष्ण। ठीक है, घन एवं श्यामः लौकिक विग्रह, और घन सु और श्याम सु ये अलौकिक विग्रह में उपमानानि सामान्य वचनैहि से समास हुआ। यहाँ पर उपमान क्या है? घन मैंने बताया, सामान्य समान वचन क्या है? श्याम गुण। ठीक है, तो श्याम सु इसका दोनों का क्या है? ये प्रथमांत है। ठीक है, अतः समानाधिकरण भी है, समानाधिकरण का भी आ गया। तो घन सु श्याम सु की प्रात ये समास हो गया। समास होने से कृतद्य समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो लुक आदि होकर के घन श्याम, और ये उपमानानि प्रथमांत है, इसलिए घन की उपमान संज्ञा हो जाए, वो उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से ये पूर्व में आ जाएगा। तो क्या बनेगा? घन श्याम, और स्वादि उत्पत्ति करके राम की तरह इसका रूप चलेगा, घन श्यामा बन गया। तो ये तो इसका उदाहरण हुआ घनश्याम, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि उपमानवाची कोई शब्द है उसका सामान्य वचन के साथ समास होता है। फिर मैं आपको एक बात बतला देता हूं मित्रों, इसका अर्थ भी मैं आपको अभी लिख करके ही बतला दूंगा, जिससे आपको सुविधा पूरी हो जाए। ठीक है, जो उपमान माने जिससे किसी को उपमा दी जाती है, जिससे किसी को उपमा दी जाती है, तो जिससे दी जाती है वो तो उपमानवाची शब्द होता है, और जिसको दी जाती है, ठीक है, वो होता है उपमेय। ठीक है, और सामान्य एक वचन होता है, अर्थात तो जो उपमान है, उपमान के किसी गुण विशेष से उपमा दी जाती है, उपमान के किसी गुण विशेष से, तो वही क्या होता है? सामान्य वचन, जो उपमेय के अंदर भी होना चाहिए और क्या है? उपमान के अंदर भी होना चाहिए, तभी उपमा दी जा सकती है। क्या? ये सामान्य वचन अर्थात दोनों के अंदर होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि
राम के समान बुद्धिमान है जो श्याम। क्या राम के समान बुद्धिमान जो है राम। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता जैसे राम के अंदर बुद्धिमत्ता है वैसी ही श्याम के अंदर भी बुद्धिमत्ता है। तो यहाँ पर राम तो हो गया उपमान और सामान्य वचन हो गया बुद्धिमत्ता, और क्या है जो श्याम हो गया वो हो गया उपमेय। तो इस प्रकार से आप हजारों उदाहरणों की कल्पना कर सकते हैं। अब आ जाइएगा, मैं आपको इसका अर्थ लिखकर दिखला देता हूं जिससे आपको सरलता हो जाए मित्रों। तो मित्रों ये इसका अर्थ हुआ उपमान वाचीनि सुबंतानि समानाधिकरणैः सामान्य वचनैः सुबंतैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, उपमानवाची जो सुबंत है वो समानाधिकरणवाची सामान्य वचन जो सुबंत है उनके साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये उदाहरण में आपको मैंने घटाई दिया सिद्धि इसकी। ठीक है, अब इसके अंदर एक वार्तिक है मित्रों, वार्तिक को देख लेते हैं। वार्तिक सरल है। तो ये वार्तिक है मित्रों, शाक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। ठीक है, क्या वार्तिक है? शाक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। ठीक है, यहाँ ये संधि हो रही है इसमें, तो सिद्धये था तो वो सिद्धया ऐसा कर दिया। इसका अर्थ है कि कुछ शाक पार्थिवादी गण हैं, उसके अंदर कुछ शब्द हैं। ठीक है, उनका सामान्य रूप से किसी सूत्र से समास का विधान नहीं किया गया है, परंतु वो हमें समस्त पद के रूप में दिखते हैं। परंतु विशेषता ये और है मित्रों कि उसमें विग्रह करते हैं तो कुछ पद अधिक आते हैं, और जब समास करते हैं तो कुछ पद कम हो जाते हैं, अर्थात तो उनमें से कोई पद हट जाता है। ठीक है, तो जैसे उसके उदाहरण दिखाते हैं, शाक प्रिय पार्थिवः शाक पार्थिवः। यहां हमने विग्रह किया तो हमारे सामने पद क्या था? शाक प्रिय पार्थिवः। पार्थिवः का अर्थ होता है राजा, और शाक प्रिय माने सब्जी प्रिय है, शाक प्रिय है जिसको, ऐसा राजा शाक पार्थिवः। तो यहाँ जब विग्रह में प्रिय भी है और यहाँ प्रिय नहीं है, वो प्रिय कहाँ चला गया? क्योंकि समास होने पर तो विभक्ति का लोप होना चाहिए, पर यहाँ तो शब्द का ही लोप हो गया। वो शब्द कहाँ चला गया? अर्थ यहाँ की इसके अंदर है। शाक पार्थिवा का अर्थ है शाक प्रिय है जिस राजा को, वो राजा। ठीक है, तो वो कहाँ चला गया? इसके लिए। और देव पूजको ब्राह्मणः देव ब्राह्मणः, तो यहाँ पर विग्रह में मन देवों की पूजा करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? देव ब्राह्मणः। तो यहाँ पर पूजक कहाँ चला गया? ठीक है, इसका और इसका जो समास था वो तो क्या है? विशेषणम विशेष्येण बहुलम से ही प्राप्त था, क्योंकि ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ये विशेषण है। इसकी आवश्यकता किस लिए पड़ी? इसकी आवश्यकता पड़ी मित्रों कि इसके अंदर ये जो उत्तर पद है, क्या है? इसके अंदर ये जो उत्तर पद है, क्योंकि इनके अंदर भी दो दो पद हैं। ठीक है, तो देव पूर्व पद है, पूजक उत्तर पद है। ठीक है, ऐसे शाक पूर्व पद है, प्रिय उत्तर पद है। तो उत्तर पद का लोप करने के लिए, अर्थात शाक पार्थिवादी नाम गण में समूह में पड़े हुए जो शब्द हैं उनमें जब समास विशेषणम विशेष्यण बहुलम से करते हैं
तो क्या है, उत्तर पदस्य लोपः उपसंख्यानम, उत्तर पद का लोप कहना चाहिए। क्यों? शाक पार्थिवादी नाम सिद्धये, माने शाक पार्थिव आदि शब्दों की सिद्धि, माने इष्ट सिद्धि को संपन्न करने के लिए उत्तर पद का। इष्ट सिद्धि क्या है? शाक पार्थिव, और अनिष्ट सिद्धि क्या बोल रही थी? शाक प्रिय पार्थिव हो, जिसका प्रयोग ही नहीं है साहित्य में। तो ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं, इसमें विग्रह भी देख लेते हैं आपके लिए, तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा, ये जो वार्तिक है, ठीक है, शाक पार्थिव आदि सिद्धि के लिए उत्तर पद का लोप किया जाना चाहिए, यही इसका अर्थ है। यह वार्तिक शाक प्रिय पार्थिव आदि में उत्तर पद प्रिय का लोप करने पर ही शाक पार्थिव बनता है। शाक पार्थिव आदि की सिद्धि के लिए उत्तर पद का लोप किया जाना चाहिए, जिससे अनेक शब्दों की सिद्धि होती है, अर्थात इसी प्रकार के और भी शब्द हैं। इस वार्तिक के द्वारा किए गए कार्य को उत्तर पद लोपी समास कहा जाता है। हम जब बोलते हैं, आपको पहले भी हमने इस सूत्र में, अर्थात समास के सूत्रों में भी समास किया था, तब हमने कहा था शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पदस्य लोपः उपसंख्यानम, अरे इससे समास हुआ, उत्तर पद का लोप हो गया, ठीक है। तो वो इसी से उत्तर पद लोपी ये तत्पुरुष समास कहलाता है। समास तो विशेषण विशेषण बहुलम से ही होता है। इस वार्तिक से केवल उत्तर पद का लोप किया जाता है, अर्थात ये वार्तिक और विशेषण विशेषण बहुलम ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं मित्रों? समास को सिद्ध करते हैं। एक उत्तर पद का लोप करता है, दूसरा समास करता है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां इसका उदाहरण भी देख लीजिएगा। शाक पार्थिव, शाक को प्रिय मानने वाला राजा। शाक प्रिय पार्थिव, ये लौकिक विग्रह हो गया। शाक प्रिय सुपार्थिव, सु ये अलौकिक विग्रह में विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर दिया, ठीक है। यहां पर विशेषण पद क्या है? शाक प्रिय सु, ये है इतना, ठीक है। और विशेष पद क्या है? पार्थिव। दोनों पद प्रथमांत बहुवचन के हैं, ठीक है। बहुवचन के नहीं है, एक वचन के हैं, प्रथमांत एक वचन के, अतः समानाधिकरण है, वहां दोनों में समानाधिकरण है। तो प्रात, अच्छा, ये तो इस सूत्र से विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो गया, और शाक पार्थिवादीनाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, सो उत्तर पद का लोप हो गया, प्रिय का लोप हो गया, तो क्या बना? शाक, ये हुआ शाक प्रिय पार्थिव, इसका लोप कर देंगे, तो ये लोप कर दिया, तो शाक, ये आपका यहां तक हमने, ये यहां पर थोड़ा सा इन्होंने ऐसा लिख दिया है, यहां आएंगे, शाक पार्थिव बना, ठीक है। शाक पार्थिव आदि नाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम से लोप हो गया, तो क्या बना आपका? ये शाक पार्थिव, ठीक है। अब प्रथमा एक वचन का सु आ जाएगा, राम के रूप में शाक प्रिय, वो शाक पार्थिव बन गया। अब आपको यह शाक प्रिय में भी इन्होंने दिखाया है कि जो प्रिय है वो उत्तर पद कैसे है। तो शाक प्रिय का जो वो इस समास का प्रकरण विषय नहीं है, तो शाकः प्रियः, ठीक है। क्या शाकः प्रियः अस्ति यस्य स शाक प्रियः, माने सब्जी प्रिय है जिसको वो शाक प्रिय होता है, ठीक है। ये बहुब्रीहि समास होता है। तो ये समास, ये शाक प्रिय समस्त पद है, ये भी इसके अंदर ये पूर्व पद है शाक, और प्रिय क्या है? उत्तर पद। तो यहाँ पर उत्तर पद का जब दूसरे किसी विशेष के साथ समास करेंगे इसका, तो इस उत्तर पद का लोप, तो उत्तर पद ये इस कारण से है क्योंकि इसमें भी समास है, बहुब्रीहि समास, वो आगे हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये दूसरा है देव पूजकः, देव पूजको ब्राह्मणः
तो देव पूजक सु ब्राह्मण सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। समास करने पर पूजक का लोप कर दिया और समास हो ही गया आपका विशेषण विशेषण बहुलम, और तो देव बच गया, पूजक हट गया, तो देव ब्राह्मण और स्वादि उत्पत्ति करके देव ब्राह्मण ये बन गया। देव ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ मित्रों? देवों की पूजा करने वाला ब्राह्मण। ठीक है, देवों की पूजा करने वाला ब्राह्मण अर्थात देवों के आचरण को मानने वाला, देवों के द्वारा बताए गए नियम कानूनों को अपने जीवन में धारण करने वाला देव पूजक ब्राह्मण को क्या कहते हैं? देव ब्राह्मण। ठीक है, ये आपका शाक पार्थिवादी नाम का उदाहरण भी दिखला दिया। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे शब्द हैं मित्रों शाक पार्थिवादी नाम में। और ये समास ऐसा है, कहीं पर हमको ऐसा दिखता है कि विग्रह के लिए ये पदों का प्रयोग हो रहा है, परंतु समास में अलग दिख रहा है, तो हम इसी से उत्तर पद का लोप कर देते हैं। तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है कि इतने ही शब्द हैं। ठीक है, तो ये हुआ मित्रों आपको शाक विशेषणम विशेष्यण बहुलम और उपमानानि सामान्य वचनैः, ये सूत्र आपका दूसरा हमने पढ़ा दिया, उसके साथ ही वार्तिक पढ़ा दिया। आ जाइए थोड़ा और पढ़ते हैं मित्रों, ये सरल है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। और प्रसिद्ध समास है आपका नई तत्पुरुष समास, उसको करने वाला सूत्र पढ़ते हैं। नई सामान्य दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 6वां सूत्र है। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। राइट, कोई एक्सेप्शन नहीं। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है, देख लीजिएगा, ये देखिए, ये सह सुपा से सुपा की अनुवृत्ति आती है, और तत्पुरुषः से तत्पुरुष की, और समासः से ऊपर से इनका अधिकार आता है। ठीक है, अब आ जाइएगा इसके साथ मिलाकर के, इसमें समानाधिकरण आदि की कोई ऐसी बात नहीं है। नई सुपा सह समस्यते, तो एक नई शब्द है, नई जो अव्यय है वो क्या है? सुप के साथ में समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होता है। ठीक है, और वो समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष के प्रकरण में चल रहा है, इसी तत्पुरुष समास कहलाता है। तो नई समास विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। तो अब इसका उदाहरण आगे इन्होंने दिखाया है। कौन सा दिखाया है? यहाँ इसके लिए अब्राह्मण, इसका उदाहरण क्या है? अब्राह्मण। ठीक है, अब्राह्मण तो न ब्राह्मण अब्राह्मण, तो इसकी सिद्धि हम यहाँ पर करते हैं, न ब्राह्मण अब्राह्मण। तो ये तो हुआ आपका लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह में इसको कैसे रखेंगे? नई और सु और ब्राह्मण सु। राइट, अब ये क्या है? नई है, नई और समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हुआ, तो समास हो गया, ये इसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये तो हट जाता है, और इस सब समास होने पर पूर्वक इसका लुक आदि होकर के क्या बचता है आपका? न ब्राह्मण। ठीक है, आपका ये बचता है। अब हमको उदाहरण बनाना है अब्राह्मण। अब्राह्मण का अर्थ है कि जो ब्राह्मण नहीं है। तो ये न कहाँ चला गया? तो न कोई हटाने के लिए आगे एक सूत्र है महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में, न लोपो न यहाँ। तो न लोपः ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, न यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ठीक है, इसमें समास है नस्य लोपः। इसका चलिए इसका भी समास दिखला देते हैं आपको। नस्य लोपः न लोपः। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है आपका, षष्ठी तत्पुरुष समास। मैं नकार का लोप न लोपा। तो अब देखिएगा,
अब हम ये समास का दिखा दिया, पदच्छेद भी और ये उसमें। अब इसका अर्थ देखिएगा, नञः नस्य लोपः उत्तरपदी। क्या है? नञः नञः नय के नकार का लोप होता है। कब? उत्तर पद के रहते हुए। उत्तर पद और पूर्व पद इसका जो व्यवहार होता है वो समास के अंदर ही होता है, ध्यान रखेंगे। कहाँ होता है? समास के अंदर। तो अब देखिएगा, ये नई का न है, इसमें ना दिख रहा है आपको। उत्तर पद क्या है? ब्राह्मण। तो इस नई के न का लोप हो गया। लोप हो गया तो क्या बचा? अ बच गया। न का लोप हो गया, अ बच गया। तो आ और ब्राह्मण ये मिला दीजिएगा आप इसमें, और स्वादि उत्पत्ति करके पूर्वत बन गया अब्राह्मण। सरल है पूरा, ठीक है। इसी के साथ एक शर्त और है, ठीक है, कि नई समास हो उसमें कुछ इस प्रकार का आगे उत्तर पद हो। कैसा? आजादी, माने बाद वाला, नई से बाद वाला जो समास जिसका किया जा रहा है, वो जो पद है उसका जो पद अर्थात शब्द है उसका आदि वर्ण कैसा हो? स्वर। तो कुछ और उसमें अंतर आ जाता है, भेद आ जाता है। उसके लिए आगे सूत्र बता रहे हैं, ये बहुत विशेष सूत्र है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। तस्मान नुडच्ची। क्या है? तस्मान नुडच्ची। तो इसमें विग्रह ही देखिएगा, तस्मान। हाँ, चलिए नीचे दिखाते हैं विग्रह आपको। ये देखिए, तस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचनांत, नुट प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, अच्छी सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। 3 पद हैं इसके अंदर, कोई समास नहीं है। इसमें क्या है? नलोपो नञः सूत्र के नीचे है, तो उससे नञः की अनुवृत्ति आती है इसमें, और आलू उत्तर पदे से उत्तर पद की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। तो अब इसका अर्थ देखते हैं, आइएगा। लुप्त नकारात् नञः उत्तर पदस्य अजादेः नुट आगमः स्यात्। मैंने संधि तोड़ के पढ़ा हुआ है। ये कह रहे हैं जिसके नकार का लोप हुआ है, अर्थात अभी सूत्र से हमने जिसके नकार का लोप किया था, नलोपो नयः, तो इस सूत्र से जिस नई के नकार का लोप हुआ है, ठीक है, उस नई से उत्तर लुप्त नकारात नयः, माने ऐसा नहीं जिसके नकार का लोप हो गया, उससे उत्तर जो उत्तर पद का है आजादे, जो उत्तर पद दूसरा शब्द है वो कैसा होना चाहिए? आजादी, माने स्वर जिसके आदि में है, उसको क्या करता है ये सूत्र? नुट आगम कर देता है। नुट आगम स्यात्, नुट आगम हो जाता है। वो कहां पर होगा? आदित्य टकित। देखिएगा, इसका उदाहरण दिया अनश्वः। क्या उदाहरण दिया? अनश्वः, यही उदाहरण दिया, अनश्वः। तो इसका अर्थ क्या है? देखिएगा, न अश्वः अनश्वः। अब यहां पर क्या है? ये विग्रह हुआ, इसमें हमने नयः से सूत्र से समास कर दिया, फिर नलोपो नयः से नकार का लोप हो गया, तो अवचा, ठीक है। अब ये जो बाद वाला उत्तर पद है ये कैसा है? आजादी। तो इसलिए इस सूत्र से क्या होगा? इसको नुट हो जाएगा, आदि तो टकित, और नुट का ये नुट हो जाएगा आपका। नुट कहाँ होगा? यहाँ होगा, इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर नुट हो गया। ये नुट का टकी हरंतम से एक संज्ञा हो जाती है, ऊ की उपदेश नासिक से एक संज्ञा हो जाती है, न बचता है। तो न बचता है तो अब क्या स्थिति बची आपकी? ये नई का आ है, और ये न इसके यहाँ इसके आदि में न और अश्वः जोड़ दीजिएगा, क्या बन गया? अनश्वः बन गया, ठीक है, अनश्वः बन गया। तो ये इस प्रकार के, माने ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि बाद में कोई हलादी पद है तो न का लोप मात्र हो जाता है, और कोई अजादी पद है तो फिर साथ में न का लोप के साथ में क्या है? न भी आ जाता है, एक न पीछे और लग जाता, मानिएगा। अर्थात बाद वाले शब्द के आदि में
और नहीं के अंत में लग जाता है। चलिएगा, अब आगे एक शंका उठाते हैं कि हमें कहीं पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि नई कधा, क्या क्या मिलता है? नई कधा इत्यादौ तु न शब्देन सह सुप सुपा इति समासः। ठीक है, ये उदाहरण है आपका, क्या है? नई कधा। ये नई कधा, कोई कह सकता है कि ये तो यहाँ पर संधि हो गई है, न एक कधा नई कधा। नहीं, इसका न के साथ में एक धा शब्द, एक धा शब्द है आपका, ये एक धा शब्द है इसका, और न है आगे, तो इनका समास हुआ है। ये समस्त पद है। समस्त पद का बोध होता है कि इसके अंदर स्वर जो लगा हुआ है वो स्वर बता रहा है कि यहाँ संधि तो हुई है परंतु न समास भी है, समस्त पद भी है। तो कहते हैं कि यहाँ पर यदि नई के साथ में समास है, अरे न दिख रहा है तो नई के साथ में समास है, तो फिर न का लोप क्यों नहीं हुआ? और ये एक धा आगे है तो क्या उदाहरण बनना चाहिए? अनेक धा बनना चाहिए। तो अनेक धा क्या बनना चाहिए? अनेक धा। तो नहीं क्या नकार का लोप हो जाएगा और बाद में न लग जाएगा और एक धा, ऐसा बनना चाहिए अनेक धा, परंतु ये दिखता कैसा है? नई कधा। तो यहाँ क्या पर, यहाँ क्यों ये सूत्र नहीं लगे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, भाई देखो, नई कधा आदि जो उदाहरण है इसमें नई का न नहीं है। ये जो नहीं है इसका न नहीं है, ये का लोप होकर के नहीं है। एक न शब्द अलग है, निषेधवाची न शब्द अलग है। ठीक है, न शब्द एक अलग है और एक नहीं है। तो ये जो सूत्र करते हैं ये तो नई के नकार के साथ में जब समास होता है तब करते हैं। यहां पर नई कथा में क्या है? ये वाला एक अलग न है, इसका इसके साथ इस सूत्र से समास नहीं हुआ। नहीं, यहां से इसका समास तो क्या है? सह सुपा। जो सबसे पहला हमने समास पढ़ाया था, कौन सा समास? केवल समास। केवल समास सह सुपा, इससे समास हुआ है। इसलिए यहां पर ना तो न लोपो न यहाँ से नई का लोप होगा और ना ही इसको तस्मान नुडची से नुट आगम होगा, क्योंकि नलोपो नयः और तस्मान नुडची ये तो नया के नकार का लोप होने पर कार्य करते हैं और नकार का लोप करते हैं। तो नई कथा इत्यादि जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें तो ये न शब्द अलग है और इस सूत्र से समास नहीं हुआ है। न यहाँ से किससे हुआ है? सह सुपा। राइट, समझ में आना चाहिए पूरा। अब देखिएगा, ऐसे ही और भी उदाहरण इन्होंने दिए हैं, उसको इन्होंने दिए हैं, ये देखिएगा, नई कथा का दिखला दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी मिलेगा, नचिरम। ठीक है, नई कहा, तो ये क्या है? ये ना अलग है, ना अलग है। ठीक है, ये ना इनका नचिरम में और नई कहा में, नई कथा में सह सुपा से केवल समास हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप टीचर, आप आगे शिक्षक बनेंगे तो अपने विद्यार्थियों को आपको ये बता देना है कहीं ऐसे उदाहरण आए तो, नहीं तो वो कहेंगी अरे यहाँ तो संधि हो गई, समास नहीं हुआ जी। नई कहा में भी समास हो रहा है, नचिरम में भी समास हो रहा है। नहीं तो आप कहे कोई भाई नचिरम यहाँ कैसे हो गया जी, ये नहीं समास हुआ है तो यहाँ का लोप होना चाहिए। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है जी, ये अलग अलग होने चाहिए नचिरम। नहीं, ये समास है, समास है, परंतु ये नई नहीं है, ये ना अलग है। इसके अंदर कौन सा समास है? केवल समास। इसके अंदर कौन सा समास है? केवल समास, सहसुपासी। चलिए मित्रों, अब आगे हम इससे आगे आपको नया सूत्र पढ़ाएंगे समास का, कुगति प्रादयः। ठीक है, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आइए आगे की कक्षा में मिलते हैं। और जो भी हमारे पाठक महानुभाव समास प्रकरण को, लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वो इस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से कोर्स खरीद के पढ़ें और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।